और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले शुरू करते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक राजा के बारे में जो वहाँ के थे, लुइस 16। बॉर्न डायनेस्टी के थे ये। 20 साल में इनकी शादी हुई और ये फ्रांस के राजा भी बन गए। और जब इनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। ऑस्ट्रियन वर्ड याद रखिएगा, आगे जाके इसका कॉन्सेप्ट होता है एक। तो जब ये राजा बने तो आपने देखा होगा जब भी कोई राजा बनता है तो उसको एक पूरा खजाना ट्रेजरी अच्छे से मिलती है, लेकिन इनके समय में जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी। अब वो क्यों थी उसके हम रीजंस पढ़ेंगे। द फ्रांस वॉज रीलिंग अंडर ट्रेमेंडस डेप्ट which has mounted up to 2 billion livres. For meeting these expenses, increases in tax and inevitable। तो मैं बेसिकली आपको रीजंस बता देता हूँ क्या क्या थे कि इस एम्प्टी ट्रेजरी के। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के कई बार आ जाता है। व्हाट वाज द रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। द फर्स्ट रीजन वाज लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन द रिसोर्सेज। फ्रांस कई सालों से लड़ाई में रहता है, तो फ्रांस की लड़ाइयों की वजह से उनके सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे। और जो वहाँ का राजा था लुइस 16, उसने क्या किया, मेंटेन एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस एट वर्सेल्स। वर्सेल्स में उसने एक पैलेस बनाया जिसमें और पैसे खर्च हो गए। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी ब्रिटेन के साथ अमेरिका की, और उनका दोनों का कॉमन एनिमी फ्रांस और अमेरिका का था ब्रिटेन। तो फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ की हेल्प की, तो उसमें भी पैसे ख़त्म हुए। हाई इंटरेस्ट ऑफ लोन्स, लार्ज अमाउंट वॉज स्पेंट ऑन पेज टैक्सेस में गया। और जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे उनको भी बचाना होता है, जैसे आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस, यूनिवर्सिटीज़, इनको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी ख़त्म हुए। और जो टैक्स था वो सिर्फ थर्ड स्टेट देता था। अब थर्ड स्टेट क्या होता है वो पढ़ते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। फर्स्ट टू इन्जॉय ऑल प्रिविलेजेस। जो फर्स्ट स्टेट थी वो थी क्लर्जी, सेकेंड थी नोबल्स, और थर्ड थी बिग बिजनेसमैन मर्चेंट्स। बेसिकली थर्ड स्टेट जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। जो अपर क्लास में वो बिग बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट्स ट्रेडर्स आ जाते थे। जो उससे लोअर थी उसमें पीजेंट आर्टिजन्स आ जाते थे, और उनसे लोअर में स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस लेबर्स, ये सब आ जाते थे। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। जो क्लर्जी थे ये बेसिकली थे कौन। क्लर्जी मतलब आपने देखा होगा पुजारी, प्रीस्ट जो होते हैं चर्च में, वो क्लर्जी होते थे। और इनको बाय बर्थ से टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते थे। जो सेकेंड स्टेट थी वो थी नोबल्स की, ये अपर क्लास में थे और इनको भी टैक्स पे नहीं करने पड़ते थे। और ये दोनों स्टेट प्रिविलेज एंजॉय करती थी बाय बर्थ। और जो थर्ड स्टेट होती थी उनको ही टैक्स पे करने पड़ते थे, रिवेन्यू देना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। तो उस समय 2 टाइप्स के टैक्सेस थे। पहला टाइप था तीत्स। तीत्स क्या होता है, टैक्स लेविड बाय चर्च 1/10 ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो चर्च को टैक्स देते थे उन्हें हम कहते हैं तीत्स, जो 1/10 था उनके टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। जो थर्ड स्टेट थी वो अपने जो उन्होंने ऐसे मान लिए 100 ग्राम गेहूँ उगाया है तो उसमें 10 ग्राम वो चर्च को देंगी। और दूसरा टैक्स था टेली। टेली क्या था, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। जो टैक्स स्टेट को डायरेक्टली देना पड़ता था थर्ड स्टेट को। तो इनको 2 टाइप्स के टैक्सेस देने पड़ते थे। अब आगे बढ़ते हैं। यस, सम विद इन द थर्ड स्टेट वर रिच and some were poor. The burden of financial activities of the state through taxes was borne by third estate alone. जो थर्ड स्टेट में कुछ लोग थे वो बहुत अमीर होते थे और कुछ बहुत ही गरीब होते थे। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का बर्डन था वो अकेले सिर्फ थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। तो उससे क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सटेंशन क्राइसिस। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो एकदम से बढ़ गई
1715 में उनकी पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, जो कि 28 मिलियन हो गई 1789 में। उससे क्या हुआ, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। उससे जिस हिसाब से हमें प्रोडक्शन चाहिए थी, डिमांड थी, उस हिसाब से प्रोडक्शन हुई नहीं। प्रोडक्शन नहीं हुई तो जितने भी फूड ग्रेन्स थे उनके प्राइस बढ़े, उनके प्राइस बढ़ गए, और जो लेबरर्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, उनकी जो वेजेस, सैलरीज थी वो फिक्स थी। और ड्रॉट और हेल आने के कारण वहाँ पे हार्वेस्ट में भी रिड्यूस हुआ, कमी आई। ये सब कारण थे सब्सिस्टेंस क्राइसिस के। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है कि 1 मार्क्स में, व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। ये सिंपल ये लाइन लिख के आएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब अगला था अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। जो ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेट 3 टाइप्स में डिवाइडेड थी, जो उसमें अपर्स थे, जैसे बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये सब ने आवाज़ उठाई। इन सब ने आवाज़ कैसे उठाई? इन्होंने, इनके हिसाब से किसी भी ग्रुप को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए था बर्थ के हिसाब से। इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड की जो फ्रीडम पे बेस्ड हो, लॉ पे बेस्ड हो, और अपॉर्चुनिटीज़ मिले सबको इक्वल। और ये फिलॉसफीज़ थे, इंस्पायर्ड थे। अब वो कौन सी फिलॉसफीज़ थी, कौन से फिलोसफर्स थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। The 18th century witnessed the emergence of middle class, which was educated and believed that no group in society should be privileged by birth. अब वो जो रोल्स ऑफ फिलोसफर्स थे वो अब पढ़ते हैं। थ्री फिलोसफर्स थे। फर्स्ट थे जॉन लॉकी, सेकंड थे जीन जैक्स रूसियो, और थर्ड थे मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले जॉन लॉकी के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में क्या बताया गया? रेफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। इस बुक में बताया गया कि राजा को सारे राइट नहीं मिलने चाहिए, उसके सारे एब्सोल्यूट राइट ख़त्म कर देने चाहिए। जीन जैक रूसियो, इन्होंने बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने बताया द इक्वल वोटिंग के बारे में और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। इस बुक को याद रखिए, इसका आगे यूज़ आएगा। फिर एक थर्ड थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ में क्या बताया गया? डिवीजन ऑफ पावर्स। जैसे आप इंडिया में देखते हैं आज 3 टाइप्स में डिवीजन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसका सबसे पहले आइडिया मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस में दे दिया था। और इन लोगों ने कैसे किया? पब्लिक प्लेस में जाके अपने आइडियाज़ को बताया और लोगों के बीच में फैलाया। ये एक पढ़ लेते हैं, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट गारंटीज of individual rights was an important example of political theories of France. These ideas were discussed intensively in salons, coffee houses, मैंने आपको बताया पब्लिक प्लेसेस में। अब ऐसे था कि यूएसए ने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया था फ्रांस से, और हमने लिया यूएसए से। अब आगे बढ़ते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, इसमें क्या था? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर थ्रू वेरियस स्टेजेस। व्हेन लुई 16 बिकेम किंग ऑफ फ्रांस इन 1774, he inherited a treasury which was empty. There was growing discontent within the society of the old regime. क्या हुआ? तो लुई 16 ने देखा कि उसकी ट्रेजरी तो खाली है, तो उसने एक प्लान बनाया टैक्सेस बढ़ाने के लिए। तो जब भी टैक्सेस बढ़ाने होते थे तो हमेशा एक एस्टेट जनरल की मीटिंग बैठाई जाती थी फ्रांस में। लेकिन जो लास्ट एस्टेट जनरल की मीटिंग थी वो 1614 में बैठाई गई थी। उसके बाद कभी ये मीटिंग बैठाई नहीं गई। तो लुई 16 ने 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई। हर एक स्टेट से मेंबर्स आए। क्या हुआ मैं बताता हूँ कि राजा ने इनके सामने डिमांड रखी प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस के लिए। तो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए फर्स्ट और सेकंड स्टेट से, और थर्ड स्टेट से अकेले ही 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, और 40,000 लेटर्स भी आई पीएन, पीजेड एक्सेट्रा की। लेकिन बट वोटिंग वहाँ पे जो होती थी वो एक अलग तरीके से होती थी। उन वोटिंग्स के हिसाब से हर स्टेट को सिर्फ एक वोट मिलता था।
तो आप सोचिए कि अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने कोलाइड कर लिया तो थर्ड स्टेट तो वैसे ही हार जाएगी। तो थर्ड स्टेट में जो गए थे बंदे, उनने रूजियो की बुक पढ़ी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें बताया गया था कि इक्वल वोटिंग राइट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उन्होंने इक्वल वोटिंग की डिमांड की, लेकिन राजा ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो उनका आ गया गुस्सा, तो वो गए टेनिस कोर्ट पे। अब टेनिस कोर्ट पे क्यों गए? उन्होंने वहाँ जाके बनाई एक नेशनल असेंबली। एक नेशनल असेंबली बनाई जिसने एक ड्राफ्ट किया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से दो लोग थे, मीराब्यू एंड अबेसेस। मीराब्यू नोबल से थी और एबेसेस क्लर्जी से। इन्होंने थर्ड स्टेट को सपोर्ट किया था। जो एबेसेस थे, इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। और जो मीराब्यू थी, इन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया था अलग अलग प्लेसेस पे जाकर। पढ़ लेते वही कि 1789 लुई 16 called the State General to pass the proposal for new taxes. The third state from National Assembly, Bastille storm, peasants revolts in the countryside. हाँ, तो अब ये पढ़ते हैं कि उस समय क्या हुआ। जब ये नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सेल्स में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, पूरा फ्रांस जो था वो टर्मोइल में आ गया। टर्मोइल क्या होता है? जैसे उस समय बहुत ठंड थी, हार्वेस्ट बहुत ख़राब हो रहा था, कंट्री में क्राइसिस चल रहा था। और क्या हुआ, पूरी जो फ्रांस की मतलब सोसाइटी थी, उन्होंने बेस्टाइल पर अटैक कर दिया। बेस्टाइल क्या था? बेस्टाइल एक किला था जो फ्रांस में जो लोग राजा के खिलाफ बोलते थे, राजा उनको वहाँ पर बंद कर देता था। तो ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वो किला बेस्टाइल क्या शो करता था। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, इट शोज डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। इट शोज डेस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग। तो जब किंग ने ये देखा कि सब उन पर अटैक करना है, तो किंग ने ट्रूप्स बुला लिए, सैनिक बुला लिए, और उन्होंने पीजेंट्स लेबर्स पर अटैक कर दिया। अब पूरी कंट्री आप देख सकते हैं मूड में थी, रिवोल्ट के, क्रांति के मूड में थी। तो लुई 16 ने यहाँ पे क्या किया? लुई 16 ने जो नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जो पावर्स थी वो क्लर्जी से ले ली गई, और जो 30 टैक्स था वो एबॉलिश हो गया। तो अब पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। नेशनल 1791 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट लिमिटेड पावर्स ऑफ किंग्स एंड गारंटीड बेसिक राइट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें क्या था? नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो राजा की पावर्स थी वो लिमिटेड थी, एब्सोल्यूटिज्म नहीं था इस बार। और इस बार सारी ह्यूमन बीइंग्स को कुछ बेसिक गारंटीड राइट्स मिले, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें अच्छे से नहीं दिया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे थी? जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। तो वोट कौन कौन कर सकता था? एक्टिव सिटीजन्स कर सकते थे। एक्टिव सिटीजन्स में कौन कौन आते थे? जज आते थे, और वो मैन आते थे जो 25 ईयर्स से अबव हो, और जो टैक्स पे कर सकते हैं इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेजेस। उन सबको वोट करने का अधिकार था। अब कौन वोट नहीं कर सकते थे? पैसिव सिटीजन। जो मैन रहेगा एक तो वो, और वुमेन और चिल्ड्रन। तो क्या हुआ? 1791 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन हुआ, और नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स आए। पहले एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि 50,000 मैन ने वोट किए थे। 50,000 मैन ने वोट्स किए, जिसमें से 745 मेंबर चुने गए नेशनल असेंबली में। अब किंग के पास क्या थी? इस कॉन्स्टिट्यूशन से एक वीटो पावर थी, कि कभी भी कोई भी एक नया लॉ पास कर सकता था इस कॉन्स्टिट्यूशन से उसको मिले। अब आगे बढ़ते हैं। 1792 to 1793 France abolished monarchy and become republic. National Assembly were replaced by convention. King and queen were executed. तो ये पढ़ा था। लुई 16 ने क्या किया? लुई 16 सीक्रेटली प्लान। लुई 16 को ऐसा लगा कि ये नेशनल असेंबली कहीं मुझे धोखा ना दे दे, तो हम भी पहले एक प्लान कर लेते हैं। तो उसने प्रूशिया के किंग और ऑस्ट्रिया के किंग के साथ मिलकर एक योजना बना ली कि अब हम इन पर अटैक कर देंगे, और नेबरिंग रूलर्स ने भी उनकी हेल्प की।
लेकिन जब तक ये होता, नेशनल असेंबली को इस बात का पता लग गया और उन्होंने रशिया और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी अप्रैल 1792 में। फिर क्या हुआ? रिवॉल्यूशन फर्दर डिमांड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वालिटी, दैट इज वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन। पढ़ा था पहले, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया नहीं दिया, पढ़ा लेते फिर। क्या हुआ? फ्रांस में लोगों ने पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की, मतलब वीकर सेक्शन को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए था। तो इसलिए कई सारे पॉलिटिकल क्लब की फॉर्मेशन है, जैसे जोसेफ क्लब, बहुत सारे थे, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ एक ही दिया है, जैकोबिन्स क्लब। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या था? थाउजेंड्स ऑफ लेबरर्स जॉइंट आर्मी, कई सारे लेबरर्स ने आर्मी ज्वाइन कर ली और उन्होंने एक सॉन्ग गाया जो आज फ्रांस का नेशनल एंथम भी है, जो रॉजर एल लेस्ले ने कहा था, मार्शलेस। ये मार्शलेस में वॉलंटियर्स ने गाना गाया था। तो अब जैकोबिन्स क्लब के बारे में पढ़ते हैं कि ये था क्या और इसको नाम सब कुछ कैसे मिला। तो इसको अपना नेम मिला था कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब एक प्लेस है पेरिस में, उससे इसको इसका नाम मिला था। इसके मेंबर्स थे वो लेस प्रॉस्पेरस सोसाइटी के थे और सेक्शन जो वीकर था उनके थे। इनके जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। इनके लीडर मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर थे। इनका ड्रेस कोड क्या था? इनका ड्रेस कोड था लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, और जो मैन थे वो रेड कैप पहनते थे। अब वो रेड कैप किसका सिंबल होता है? वो रेड कैप सिंबल होता है लिबर्टी का। और इनको हम सेंस क्लूड्स, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ जैकोबिन्स क्लब। इनको हम सेंस क्लूड्स से भी जानते हैं, और जिसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। अब आगे पढ़ते हैं। समर ऑफ 1792, जैसे ये कुछ टॉपिक मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ में दिया है, मैं आपको अच्छे से अपने नोट से बता रहा हूँ कि आपका कुछ भी मिस ना हो। समर ऑफ 1792 में क्या हुआ? पार्शियन वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। जो पेर्सियन थे वो उनको गुस्सा आया कि फूड भी कम मिल रहा है, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके रिवॉल्ट हुई। तो जितने ही मैन 21 साल से अबव थे उन्होंने वोट दिया और एक न्यू असेंबली बनी जिसे हम कहते हैं कन्वेंशन। नेशनल असेंबली हट गई और कन्वेंशन बना और फ्रांस रिपब्लिक बन गया। अब कोई भी वहाँ पे हेरिडिटरी मोनार्की नहीं रही। कौन सी डेट को ये डेट आ जाती है कई बार? ऑन 21 सितंबर 1792 को। लेकिन अब सवाल आता है कि व्हाट हैपन टू लुई 16 के साथ क्या हुआ? सेंटेंस टू डेथ। इनको क्या हुआ कि ट्रेजन, अपने कंट्री के खिलाफ कुछ करने पर, बिट्रेयल ऑफ कंट्री ऑफ गवर्नमेंट, 21 जनवरी 1793 को इनको पब्लिकली प्लेस डीला कॉनकोर्ड एक जगह है, वहाँ पे इनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। और इनकी वाइफ्स के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन सेम डे पे नहीं, अगले दिन पे हुआ, कुछ दिनों बाद हुआ था, बुक में दिया। अब पढ़ते द रेन ऑफ टेरर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट 1793 to 1794, it is referred as reign of terror. Robespierre followed a policy of severe control. He executed all the so-called enemies of republic. क्या हुआ? Policy of severe control and punishment लाई रॉब्सपियर ने। Example, nobles, clergy, members of other party, even their own party, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। अभी मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर तो ऐसा दिखाना चाहते थे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, सबको अरेस्ट कर लिया मैंने, लेकिन ये उतना अच्छा कर नहीं रहे थे। पूरी कंट्री को आया इनके गुस्सा, लेकिन अभी वो सब शांत थे। और एक डिवाइस था गुलोटिन, यहाँ पे पता नहीं दिया कि नहीं दिया। गुलोटिन क्या होता है? 2 पोल्स एंड ब्लेड विद 1 पर्सन। से आपने देखा होगा 2 पोल लकड़ी के 2 होते हैं, वह बंदे का सर रखते हैं और ऊपर से ब्लेड आके काट देते हैं। तो वो डिवाइस उन्होंने यूज़ किया लोगों को मारने के लिए। किसने? मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर ने। उस डिवाइस को किसने बनाया था? डॉक्टर गुलोटिन ने बनाया था। तो इनके द्वारा क्या चेंजेस लाए गए फ्रांस सोसाइटी में, वो कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बार मैं आपको बोल देता हूँ, आप समझ तो खुद जाएंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये। मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मीट एंड ब्रेड वर राशनड, फोर्स्ड सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी ब्रेड। मतलब इनके हिसाब से
कि अगर ब्रेड है तो अमीर भी उसको उसी प्राइस में खरीदेगा जितना कि गरीब खरीदेगा। ये इक्वालिटी लाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या काम किया कि अगर अमीर तो 100 रुपये है और गरीब के पास 10 रुपये, तो अमीर तो खरीद लेगा, लेकिन गरीब को ही 100 में खरीदना पड़ेगा। वो कैसे खरीदे, ये एक रूल था। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉनिकर सर कैन मैडम सिटीजन। फ्रांस में क्या होता था, जो सर होते थे उनको मॉन्सियर कहा जाता था और जो मैडम होती थी उनको मैडमे कहा जाता था। तो उसकी जगह इन्होंने कहा सबको सिटीज़न कहा जाएगा। चर्चेस को बंद कर दिया था, उनको ही बैरक्स और ऑफिसेस में बना दिया गया था, और लोगों को इन पे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए लोगों ने जुलाई 1794 में इनको भी गुलिटिन से मार दिया। तो अब फ्रांस में क्या हुआ, अब फ्रांस में आया एक डायरेक्टरी रूल आया। तो डायरेक्टरी रूल में क्या था, जैकोबिन्स क्लब ख़त्म हो गया। जैकोबिन्स क्लब ख़त्म होने के बाद वेल्डियर मिडिल क्लास एक्वायर्ड पावर, मिडिल क्लास को पावर मिली। उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें डिनाइड वोट टू नॉन प्रोपोर्टेड सेक्शन, जो नॉन प्रोपोर्टेड सेक्शन थे उनको वोट देने का अधिकार ले लिया गया वापस। इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जिसमें डायरेक्टरी थी। डायरेक्टरी 5 मेंबर्स, मतलब 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, से डायरेक्टरी बनती थी। एक बार इधर पढ़ लेते हैं। 1795 जैकोबिन्स रिपब्लिक ओवरथ्रोन, अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस में आया। अ न्यू कन्वेंशन अपॉइंटेड 5 men डायरेक्टर्स टू रन द स्टेट फ्रॉम 26 अक्टूबर 1795। ये डेट कई बार एग्ज़ाम में आ जाती है। तो अब क्या हुआ कि उस समय डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए, झगड़े हुए, जिसका रिजल्ट हुआ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से फ्रांस में एक नए राजा का राइज हुआ जिसे हम कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले अभी कुछ डेट देख लेते हैं। टाइमलाइन की 1770 से ऐसे इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ फ्रांस का, फिर बैड हार्वेस्ट हुए, हाई प्राइसेस हुए। ये डेट्स आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ये लो स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको पढ़ लेना, कई बार ये एग्ज़ाम्स में आ जाती है। ये नीचे का भी चल हम पढ़ते द वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about to so many changes in French society. Most women of third estate had to work for a living, their wages were low. In order to discuss and voice their interests, women started their own political clubs and newspapers. One of their main demands was women must enjoy same political rights as men. Some laws were introduced to improve the position of women. Their struggle still continues in several parts of the world. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. ठीक है, अब वुमेन जो थी वे शुरुआत से ही एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, लेकिन उनको सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी उनकी कि उनको कुछ अधिकार मिलेंगे। वुमेन्स बहुत ज़्यादा काम करती थी, लेकिन उनके जो वेजेस थे वो बहुत लो थे अपनी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए। और उन्होंने अपना एक खुद के कई सारे पॉलिटिकल क्लब बनाए, जिसमें से एक मेन था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये उस ग्रुप का नाम था। अब चेंजेस क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से चेंजेस क्या है। क्रिएशन ऑफ स्टेट्स हुई, स्टेट बने, स्कूल बने, स्कूलिंग जाना कंपलसरी कर दिया सबके लिए। और क्या हुआ कि अब ये रूल आ गया कि दे कुड नॉट बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर वेड, जिससे वो शादी करना चाहते हैं वो सिर्फ उसी से शादी करेंगे। वहाँ पे विश है, सॉरी वेड नहीं है, जिससे वो शादी करना चाहते हैं उनको फोर्स नहीं किया जाएगा किसी और से शादी करने के लिए। डाइवोर्स वहाँ पे लीगल बना दिया गया। उनको ट्रेन किया कि जॉब कैसे करनी है, आर्टिस्ट कैसे बनना है, स्मॉल बिजनेस आगे। तो जो रेन ऑफ टेरर में सिचुएशन थी ठीक है, फ्रांस को वोटिंग, हाँ आपकी बुक में एक ऑरेंज कलर का बॉक्स होगा, उससे पढ़ लीजिएगा ओलंपिक रूल्स। वैसे एग्ज़ाम में तो इनसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कंपटीशन में कई बार आ जाता है, तो एक बार इसको सोर्स को पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ते द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी।
There was a triangular slave trade between Europe, Africa, and America. In the 18th century, there was little criticism of slavery in France. No laws were passed against it. It was in 1794 that the convention freed all slaves, but 10 years later, slavery was reintroduced by Napoleon. It was finally in 1848 that slavery was abolished in French colonies. ठीक है, तो स्ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड था, जैसे कि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में एक जगह से स्लेव को कहा जाता था कि आपको यहाँ जाके जॉब देंगे और उनको वहाँ से एक दूसरी कंट्री में ले जाया जाता था, वहाँ पे उनको गुलामी कराई जाती थी। तो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हम पढ़ेंगे कि जैकोबिन्स रिजीम में स्लेवरी तो एबॉलिश हो गई थी और कॉलोनीज जो थी वो टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी इनके सप्लायर्स बन गई। और क्या हुआ, इसके बाद आया नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1805 में आया था, तो उसने स्लेवरी को दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया और स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड हुई 1848 में। तो एक बार पढ़ लेते द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। The years following 1789 in France saw many changes in lives of men, women, citizens, children. Revolution. One important law that came into effect. तो हम पढ़ रहे थे कि abolition of censorship. 1789 में censorship को abolish कर दिया गया समर में, और old regime census of king को और एक नया regime लाया गया जिसमें कहा गया कि men और citizens को declaration of rights, एक इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, और प्रिंट कल्चर का यूज़ होने लग गया। फिलोसफी एंड फेस्टिव पोजेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। इन फिलोसफीज़ ने कई सारे लोगों को अट्रैक्ट किया, यही इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं बाद में, मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। इन 18 नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते हैं। इन 1804 नेपोलियन क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। ही सेट आउट टू कंकर नेबरिंग European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. He saw his rule as a modernizer of Europe. He introduced many reforms which are long-lasting Europe. ठीक है तो finally defeated Waterloo. तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को एक राजा घोषित कर दिया। उन्होंने कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को जीता था और उनको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। उन्होंने 3 लॉ बनाए थे। पहला लॉ था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरा था डेसिमल सिस्टम, और तीसरा था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स मेजरमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। ये बहुत सिंपल था, आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में कि 1815 में जब इनकी बैटल हुई थी वाटरलू में, तो ये उसमें हार गए, लेकिन इनके जो आइडियाज़ थे उसका एक डीप इम्प्रिंट रह गया पूरी सोसाइटी पर, और आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक लाइफ, लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि इनके जो आइडियाज़ थे और डेमोक्रेटिक राइट के, वो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी रहेगी। अब एक बार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से वो 2 इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्यूशनरी फ्रांस के रिस्पॉन्स दिया था। फर्स्ट थे टिप्पू सुल्तान और सेकंड थे राजा राम मोहन रॉय। अब इस चैप्टर से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ जो आते हैं कई बार एग्जाम में। फर्स्ट आता है कि एक्सप्लेन सोसाइटी ऑफ फ्रांस अंडर ओल्ड रिजीम, मैंने आपको बता दिया पूरा। 14 जुलाई 1789 का इवेंट, बेस्टाइल फोर्स में क्या हुआ सब बता दिया मैंने। टर्मोइल आया, सबस्टेशन क्राइसिस हुई, फिर रीजंस ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी आ जाता है, सबस्टेशन क्राइसिस बता दिया। हाउ मिडिल क्लास इमर्ज्ड वो बता दिया। रोल ऑफ फिलोसफर्स क्या था वही बता दिया मैंने आपको। स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली, पूरा इवेंट क्या था, फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना, एक्टिव पैसिव सिटीजन्स क्या होते हैं, एबॉलिशन ऑफ मोनार्की कब हुई, कैसे हुई, फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन्स क्लब, फॉल ऑफ जैकोबिन्स क्लब, रेन ऑफ टेरर मैंने आपको बता दिया। कन्वेंशन क्या था, एग्जाम में कुछ नहीं आ जाता है। डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स थे, नेपोलियन कौन था, ओलंपिडिक्यूब्स मैंने आपसे कहा एक बार ये पढ़ लीजिएगा, ऑरेंज बॉक्स में दिया है बुक में। स्लेवरी कब एबॉलिश हुई, कब री इंट्रोड्यूस हुई, कब फाइनली एबॉलिश हुई, और इस इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन क्या रहा। थैंक यू।